Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. Hope you all are doing good as I am your mentor for Indian history. जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था स्टोन एज और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने बाकियों का भी, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं लेके आऊँगी उसके करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स। तो ये हैं उसके सारे करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ पे जो नेचर और करेक्टरिस्टिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन टू में डिवाइडेड है, हड़प्पन एंड मोहेंजोदारो। हड़प्पन पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी और मोहेंजोदारो सिंध रिवर के पास मिली थी। एंड माउंट ऑफ द डेड भी उसको बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो डेड बॉडीज बहुत सारी मिली हैं वहाँ पे। अब इसके जो नेचर और करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये 15 करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 15 करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये अच्छे से कर लेना। आउटकम ऑफ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था। जो वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ होती थी वो बेक्ड ब्रिक्स थी, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जब ब्रिटिशर्स ने ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया था ना, तब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुई थी पाकिस्तान के एरिया में। तो ये चीज़ें जो मैं आपको लोकेशंस बताती हूँ, ये साथ साथ में आप गूगल में मैप पे इनकी साइट्स चेक करते रहना, ठीक है। वहाँ पे ये मिली थी हमें ब्रिक्स, तो वहाँ से इन्होंने डिग करके जो ब्रिक्स निकाली थी वहाँ उसकी स्टडी हुई थी, तो वो बेक्ड ब्रिक्स थी। प्लस वहाँ पे जिप्सम का भी यूज़ होता था। उन ब्रिक्स की जब स्टडी हुई तो उसमें जिप्सम पाया गया, ठीक है। उसके बाद बेक्ड ब्रिक्स हो गया, जिप्सम हो गया, और वहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो प्रॉपर मेजरमेंट की थी, यानी उनको मेजरमेंट का भी नॉलेज था। अब बात यही है कि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें बहुत सारे मिले हैं जिससे हम चीज़ें सोचते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे रहा होगा, बट वहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं, ठीक है, जो हमें सील्स पे लिखा हुआ मिला है उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जिन पे रिसर्च चल रहा है। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी क्योंकि वो जो टाउन प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी थी, बेक ब्रिक्स थी, ठीक है। और वहाँ पे जो सीटाडेल टाइप ऐसे स्ट्रक्चर था ऊपर, और नीचे लोअर टाउन था, यानी अपर और लोअर टाउन में डिवाइडेड था। ये ऐसा हमें कुछ आर्किटेक्चर मिला है वहाँ पे, लाइक अपर बिल्डिंग है और ये लोअर बिल्डिंग है। तो जो अपर बिल्डिंग है वो उसको हम सीटाडेल बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सीटाडेल क्या है। ये अपर हाउस होता था, यानी कि ये चीज़ हमें बताती है कि वहाँ पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा होगा। तो वहाँ पे अपर साइड पे लाइक हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लोग, और लोअर में एक टाउन टाइप था, ठीक है। तो जो अपर था उसको सीटाडेल कहते हैं और ये MCQ वाइज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहाँ पे क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। कॉटन टेक्सटाइल का भी यूज़ था वहाँ पे। पीस लविंग सिविलाइजेशन थी, नॉट अ वार लाइक। वहाँ पे कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। वहाँ पे जो हमें पेंटिंग्स मिली है ना, उन पेंटिंग्स में हमें कोई भी वॉर लाइक पेंटिंग नहीं दिखी है। तो पीस लविंग थी और लिटरेट थे क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं जो हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। इंडस स्क्रिप्ट्स हैं सील्स के ऊपर। सोशो कल्चरल लाइफ बहुत ज़्यादा डेवलप थी क्योंकि वहाँ पे द ग्रेट बाथ था जिसको हम रोमन बाथ भी कहते हैं। तो ये जो ग्रेट बाथ है इसको हम रोमन बाथ भी कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। द ग्रेट बाथ, रोमन बाथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद उनका एक सेकुलर आउटलुक था, यानी कि वहाँ पे हमें मेल फीमेल डेटिस मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, बट रिलीजन वहाँ पे डोमिनेंट नहीं था क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट हमें वो डेटिस मूर्तियाँ मिली हैं अलग अलग टाइप की। मटेरियलिस्टिक आउटलुक था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लान्ड वे में ये टाउन बना हुआ था, तो जिससे पता चलता है कि मटेरियलिस्टिक आउटलुक था। ब्रॉन्ज एज मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें वो कौन सी एज में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो मेटल एज में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। मेटल एज में थी, वहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ होता था, यानी कॉपर में हम टिन का, जब कॉपर के साथ हमने टिन को मिक्स किया ब्रॉन्ज आया। ब्रॉन्ज इंडस वैली में यूज़ होता था और ये मेटल एज में आ गया। प्रोटो हिस्टोरिक एंड रिवराइन सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि जो उसकी स्क्रिप्ट है उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। प्रोटो हिस्टोरिक हो गया जिस चीज़ को हम डिकोड ना कर पाए हों, मतलब जो उनकी लिटरेट
जो भी हमें सील्स मिली हैं, ठीक है, लिखा हुआ मिला है, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। रिवराइन सिविलाइजेशन यानी कि सिंध नदी के पास ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज भी थी उनको। क्यों थी? क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट था ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर साइज़ की थी। अब जैसे आप केदारनाथ टेम्पल देख लो, इंटरलॉकिंग पैटर्न है वहाँ पे, और जिस तरह से वो इनका जो स्ट्रक्चर था ना, जैसे आर्किटेक्चर बनता है, तो वो प्रॉपर था, लाइक ग्रिड पैटर्न वो यूज़ करते थे, यानी 90 डिग्री जो था, 90 डिग्री पैटर्न पे ब्रिक्स को रख के तो वो ग्रिड पैटर्न को यूज़ करते थे। तो ये पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बनता है कि किस पैटर्न पे जो ब्रिक्स थी वो होती थी, ग्रिड पैटर्न होता था। तो कैलाश टेम्पल में भी इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जैसे कि वो ग्लेशियर में भी कितने टाइम, कितने हज़ारों साल वो दबा रहा, बट फिर भी उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि उस आर्किटेक्चर में ऐसा क्या था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग उसमें फाउंडेशन है उसकी। और उसके बाद हमारा आ गया साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। अब पुरानी जो सिविलाइजेशंस होती थी उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अब जैसे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि जो साउथ वाली साइड है ना हमारा, जैसे बिहार वाला साइड हो गया, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, यहाँ पे बहुत सारी वेस्टर्न घाट एरिया है। तो वेस्टर्न घाट एरिया, वहाँ बहुत सारी केव्स हैं। तो केव्स, अजंता एलोरा केव्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो वो केव्स जो है वहाँ पे 34 मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है, केव्स, और वहाँ पे एक टेम्पल है कैलाश टेम्पल। तो कैलाश टेम्पल एक 3D स्ट्रक्चर में बना हुआ टेम्पल है। उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी अभी तक हमारा रिसर्च चल रहा है कि वो किस तरह से बना था, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कि हम इतने बड़े लेवल पे 3D स्ट्रक्चर में टेम्पल को खड़ा कर सकें, इसलिए हमारी उस पर भी रिसर्च चल रही है कि वो किस तरह से बना था। और केदारनाथ टेम्पल है, उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न है, वहाँ पे वो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे है, इसलिए हिस्ट्री पे रिसर्चेस चलती हैं, इतना बजट एलोकेट होता है हिस्ट्री के लिए, हिस्टोरियंस पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी एथनिक है, यानी कि एथनिसिटी डिफरेंट है, बहुत डाइवर्स एथनिसिटी है उसकी, तो वहाँ पे मतलब अलग अलग कल्चर्स को फॉलो किया जाता है। उसके बाद आ गया प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड क्यों था? क्योंकि वो उनको होता था कि हमने अर्थ से रिसोर्सेज लिए हैं, अर्थ लाइक जैसे वहाँ पे भी अर्ली जो हमारा ये था ना, अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, यहाँ पे भी रिसोर्सेज की ही पूजा की जाती थी कि जो धरती माता है वो हमें रिसोर्सेज देती है, तो हमें वो अपने ही रिसोर्सेज को, जैसे सन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इनको ही पूछते थे, सूर्य देवता, जल देवता, कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं तो हमें इनकी पूजा करनी है क्योंकि उसी से उनका एग्जिस्टेंस है। वैसे ही यहाँ पे भी प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड की हमें सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर था, खुद के लिए खेती बाड़ी करते थे वो, तो इसीलिए वो कहते थे कि हमें अर्थ रिसोर्सेज दे रही है तो हमें भी गिव अप करना है अर्थ को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनिमल वर्शिप किया जाता था वो वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न था, ठीक है, वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ बनता है आपका। अब कुछ बच्चे मुझे जैसे मैंने अब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये कुछ पॉइंट्स बताए, 15 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ये हड़प्पन साइट्स आ गई, ये हमारा जम्मू का मांडा रीजन है, यहाँ पे मांडा, रोपड़, ये मांडा आ गया जम्मू का। यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि जो हमारा मैप बनता है ना, यहाँ पे इस तरह से हमारी हड़प्पन जो ये इंडस वैली सभ्यता है ये इस तरह से है, यानी पाकिस्तान का एरिया ये कवर करता है। जम्मू में, जम्मू रीजन में मांडा और यहाँ पे रोपड़, ये इस तरह से कुछ हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं, किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये आ गया मांडा, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, लोथल, कोटिग्गी, चानू देवी, सुत कगन और सुर के टाडा। उसके बाद अब ये जो मैंने आपको 15 करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स बताए हैं ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके बाहर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ नहीं आएगा। जैसे ये सिटाडेल पैटर्न हो गया, ग्रिड जो 90 डिग्री में होता था, ठीक है, ब्रिक्स का, बेक्ड ब्रिक्स थी, जिप्सम मिला था यहाँ पे। उसके बाद इसकी हम स्क्रिप्ट को नहीं कर पाए हैं डिकोड। ब्रॉन्ज एज हो गई, प्रोटो हिस्टोरिक थे, रिवराइन सिविलाइजेशन थी, मेटल एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिटाडेल हो गया, ग्रेट मेटल एज एंड ग्रेट पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब ये जो है मैंने बहुत कंसाइज करके इसको बनाया है और डाला है, और जैसे कि मतलब इससे ज़्यादा लेंथी मुझे
मुझे नहीं लगता है कि ये इतना लेंथी है। अगर आप, क्योंकि आपके 5 मार्क्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के 5 मार्क्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप वो 5 मार्क्स फेच करो। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आई वांट कि आप भी पढ़ो अच्छे से, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है। हमें नहीं पता है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से डालेंगे, या कभी भी आप पढ़ते हो तो आप आधी बुक पढ़ के नहीं जाते हो, तो आपको पूरी कंप्लीट बुक पढ़नी है। बट ये बहुत कंसाइज करके मैंने डाला है, और आगे मैं इससे भी ज़्यादा कंसाइज वे में आपको पढ़ाऊँगी। अब ये 15 पॉइंट्स में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर दिया है। उसके बाद आगे हमारा वैदिक एरा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्ली पीरियड था और लेटर था। अर्ली को हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ये 1500 से 1000 BC है, और ये 1000 से 400 BC है। अब यहाँ पे 1500 में आयरन जो था ना वो डिस्कवर हो गया था, बट जो यूज़ था आयरन का वो 1000 में हुआ, यानी लेटर में हुआ। तो जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था, यहाँ पे क्या करते थे लोग, यहाँ के जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्रॉपरली रहते थे, ठीक है। एक सेकुलर आउटलुक था, मैन वुमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती थी, और एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ टाइप होती थी, ठीक है। ट्राइब्स होते थे, ट्राइबल चीफ होता था, एक तबेला होता था, तबेले का हेड होता था। तो वहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता था, खुद के लिए खाना पीना। और जो ट्राइबल चीफ होता था, सारे ट्राइबल जो भी कम्युनिटी होती थी उसको अपनी मर्जी से, जैसे एक टैक्स हो गया, ठीक है, जैसे लेटर में टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था, तो यहाँ पे वो प्रॉपर अपनी विल से देते थे ट्राइबल चीफ को। उन पे कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको देना ही देना। तो यहाँ पे एक बहुत प्रॉपर वे में सब कुछ चलता था, ठीक है। ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, ना यहाँ पे वुमेन की जो मतलब वो थी पोजीशन थी उसको भी इतना वो नहीं किया था डिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे लेटर में क्या हुआ, आयरन इंट्रोड्यूस हुआ, आयरन से प्लॉइंग आई तो एग्रीकल्चर प्रॉपर वे में ज़्यादा हुआ। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा था। जब एग्रीकल्चर एडवांस लेवल पे जा रहा था तो वो हज़ार्डस वर्क था, तो वुमेन वहाँ पे नहीं जाती थी इतनी, वुमेन घर का काम करती थी। तो वहाँ पे फिर राजा का जो सिस्टम था, ठीक है, हेड जो होता था एक एरिया का राजा, फिर वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू हो गया, वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, कि आयरन जो है कहाँ हुआ था, वो लेटर वैदिक एरा में हुआ था, 1000 BC में हुआ था। एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था, वो भी लेटर में हुआ था। और वर्ना सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी वैदिक एरा में ही हुआ था, ठीक है। तो ये है। तो अब जैसे ये आ गया ऋग्वैदिक और लेटर में, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस इनके बीच में कवर अप करवाऊंगी, और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में बिल्कुल शॉर्ट में डिफरेंस कवर अप करवाऊंगी, कि आपके जो भी MCQs बनते हैं वो यहीं से कवर अप हों। पहला तो हो गया ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा में जो टाइम पीरियड था 1500 to 1000 BC था। और मैंने जो पीछे लेटर वैदिक एरा में यहाँ पे 400 लिख दिया था, ये 600 है, इसको चेंज कर लेना, मैंने 400 लिख दिया था वहाँ पे। उसके बाद आ गया पॉलिटी में सभा समिति, ट्राइबल चीफ, मैंने बताया आपको कि ट्राइब्स होती थी, ट्राइबल चीफ होता था, उसको आप टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई उसमें कंपल्शन नहीं होती थी, टैक्स नहीं होता था, ट्राइबल कम्युनिटी खुद ही अपने जो ट्राइबल चीफ होता था उसको देते थे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, इकोनॉमी सब्सिस्टेंस यानी खुद के लिए ही था, कोई इतना सरप्लस या बहुत ज़्यादा अमाउंट का कुछ भी नहीं था वहाँ पे। रिलीजन नेचर वर्शिप होता था, अपने रिसोर्सेज की पूजा करते थे, जैसे सूर्य देवता, देन वाटर हो गया, सन हो गया, ठीक है, इन सब रिसोर्सेज की पूजा करते थे। अदर्स में आ गया कि वुमेन कंडीशन अच्छी थी क्योंकि सब इक्वालिटी में रह रहे थे। उसके बाद आ गया लेटर वैदिक एरा में 1000 to 600 BC। 600 BC वो 400 चेंज कर लेना, 600 है। हेरिडिटरी किंग्स होते थे, ठीक है, किंग्स थे तो रेवेन्यू कलेक्ट करने शुरू हो गए किंग्स, टैक्स कलेक्शन आ गया। तो टैक्स आया तो क्या हुआ, किंग जो है वो रिच हुए, उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप की, ठीक है। रेवेन्यू जब जनरेट हुआ, टैक्स हुआ, तो आर्मी जनरेट की उन्होंने। स्ट्रेटिफिकेशन हुई, सोसाइटी की डिविजन्स हो गई, क्यों, क्योंकि किंग्स आ गए, ठीक है, पैसा ज़्यादा हो गया, आर्मी आ गई, टैक्स कलेक्शन होने शुरू हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा था, कि जो वुमेन थी वो घर का काम कर रही थी और जो मेल्स थे वो मेनली एग्रीकल्चर में जा रहे थे। अब जो राजा थे और बाकी जो वहाँ पे चीज़ें होती थी कि वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। अभी जो वर्ना सिस्टम है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 डिविजन्स में इसको कर दिया था उन्होंने डिवाइड। अब यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो सब्सिस्टेंस थी, यहाँ पे सरप्लस ट्रेड आ गया क्योंकि पैसा आ गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हो गई। आइडल वर्शिप करते थे, ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस भी होते थे यहाँ पे। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। और डिक्लाइन हुआ वुमेन का, किंग जो थे उनकी सेवा के लिए फिर स्लेव्स, अपनी सर्विस के लिए उन्होंने लोगों को दास दूस बनाना शुरू कर दिया।
उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में। अब जो जैनिज़्म था वो किसने लाया था, ये जो दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे ये नॉर्थ के क्षत्रिय ही थे, ठीक है, नॉर्थ के क्षत्रिय थे। तो महावीरा और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्था जो किंग्स थे नॉर्थ के क्षत्रिय थे, तो इन्होंने ही सेल्वेशन अटेन किया था। उसके बाद जैनिज़्म में ये बिलीव करते थे सोल में, ये जो बुद्धिज़्म है ये सोल में बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोमिनेंस है वो फॉलोअर्स को दी जाती थी कि हमारे फॉलोअर्स हों, यहाँ पे मॉन्क्स को दी जाती थी, यानी कि संघा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद एम्फेसाइज थे ये अहिंसा में। जैनिज़्म में बिल्कुल ही ज़्यादा इन्होंने किया था कि बिल्कुल ही हर एक चीज़ में लाइफ होती है। जैसे ये एग्रीकल्चर को भी वो कहते थे कि एग्रीकल्चर नहीं करना है, ठीक है, कि हम जो अर्थ है हम उसको डिग कर रहे हैं तो उसको हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स थे ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे, एक्सट्रीम अहिंसा थी, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है नहीं होता था, ये एग्रीकल्चर को नहीं करते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है आपका कि एग्रीकल्चर जो है ये जैनिज़्म नहीं करते थे। उसके बाद एक्सट्रीम मेथड था सेल्वेशन अटेन करने का, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा था कि हमने डिग नहीं करना है अर्थ को, प्लांट्स को, ये सब रिसोर्सेज हमने यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल एक्सट्रीम लेवल पे सिंपल लाइफ जीनी है। ये मेनली कन्फाइंड था इंडिया में। उसके बाद बुद्धिज़्म जो था ये मॉडरेट मीन्स अपनाता था, ठीक है, लिबरल फीलिंग्स थी इसकी। और ये दोनों का काम जो ये लेटर वैदिक एरा में स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी ना, वर्ना सिस्टम आया था जो, इसके लिए ये प्रीच करते थे कि जो वुमेन की जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हुआ है और जो ये स्लेव्स हैं इनका स्टेटस बिल्कुल वो डिक्लाइन हुआ है। तो एक इक्वालिटी लाने के लिए ये सेल्वेशंस हुई थी। उसके बाद ये मेनली कन्फाइन था इंडिया में और ये स्प्रेड हुआ था फॉरेन लैंड्स में। अब इसके बाद जो आता है आपका गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, ये मगध रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको MCQs करवाऊंगी, एंशिएंट हिस्ट्री के 10 MCQs। उसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है मिडाइवल हिस्ट्री, तो इसमें खिलजी डायनेस्टी, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब हम MCQs पे आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के मैं 10 MCQs लेके आऊँगी, उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा मैंने कंपाइलेशन में कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, अब ये जो 3 है ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं आपकी स्टोन एज से और IVC से। IVC जो है वो किसको बिलोंग करती थी, IVC बिलोंग करती थी मेटल एज को, क्योंकि वहाँ पे क्या था, मैंने बोला था कि वहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ होता था। अब इसका स्टोन एज भी नहीं आ सकता, ठीक है, और ब्रॉन्ज एज तो होती ही नहीं है कोई। उसके बाद कॉपर एज भी नहीं, क्योंकि कॉपर में ही टिन मिलाया था, ठीक है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, ठीक है, कॉपर प्लस टिन। तो ये आ गई हमारी मेटल एज। उसके बाद आ गया माइक्रोलिथ टूल्स वर यूज्ड इन विच पीरियड, तो मैंने आपको पढ़ाया था ये भी मीजोलिथिक पीरियड में। M से याद रखना आप, ये एक मिडल पीरियड था पेलियो और उसका नियो का, और यहाँ पे जो मीजोलिथिक है ये आगे हमारे माइक्रोलिथ, यानी कि स्मॉल शार्प कटिंग टूल्स थे जो यूज़ हुए थे। ऐसे भी याद रख लो, M से माइक्रोलिथ, M से मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक हमारा आंसर है। चैल्कोलिथिक में तो कॉपर और हम यूज़ कर रहे थे स्टोन को। पेलियो में तो बिल्कुल ही ओल्ड स्टोन एज थी और ये तो बिल्कुल सेटल्ड लाइफ थी। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड एट मध्य प्रदेश, तो इसका तो आंसर ही नहीं है, ये यहाँ पे है ही नहीं। तो भीमबेटका केव्स जो है मैंने आपको बताया कि जितनी भी मोस्टली हमारा केव्स वगैरह मिलती हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स रीजन है, ठीक है, और जितनी भी आप देखना अजंता एलोरा केव्स हैं वो महाराष्ट्र रीजन में हैं, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में। ये आपको ये भी MCQ आ सकता है कि अजंता एलोरा केव्स जो है ये आपका इंडियन कल्चर के, उसमें भी जो आपका कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो महाराष्ट्र औरंगाबाद में लोकेटेड है। ये आपका इंडियन कल्चर में भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ गया कंसीडर द फॉलोइंग, ये अब मैंने ये वाले कवर अप जो नेक्स्ट है ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जैनिज़्म। अब जैनिज़्म में मैंने आपको जो डिफरेंस में पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें था कि उन्होंने प्रोहिबिट किया था वॉर एंड एग्रीकल्चर को, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेल्वेशन की तरफ जा रहे थे, वो क्यों करेंगे वॉर, और एग्रीकल्चर को तो वो वैसे ही मना करते थे
जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर वो नहीं करना चाहते थे कि अर्थ को डिग करके, बिल्कुल ही एक्सट्रीम टाइप का उनका चलता था। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम, इन्होंने कंडेम नहीं किया था, बट ये सिर्फ चाहते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में थी। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया था, स्लेव सिस्टम आ गया था, तो उस चीज़ को इन्होंने प्रीच करके सेल्वेशन से ये अटेन करना चाहते थे कि एक सोसाइटी में इक्वालिटी हो, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट इन्होंने इतना कंडेम नहीं किया था, बट एक प्रॉपर वे में इन्होंने कहा था कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। जैनिज्म एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, हाँ, क्योंकि उनको सेल्वेशन चाहिए था, ठीक है, वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये तीनों ट्रू है आंसर्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। जैनिज्म बिलीव्ड इन लॉ ऑफ कर्मा, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, मैंने ये बताया आपको, अहिंसा और लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते थे और ब्रह्मचार्य में भी बिलीव करते थे, क्योंकि वो सेल्वेशन की टूवर्ड्स अप्रोच करते थे। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इवेंट एसोसिएटेड प्लेसेस। अब ये बुद्धिज़्म के रिलेटेड एमसीक्यू है कि जो बर्थ है वो कुशीनगर में हुआ है, ठीक है, जो गौतम बुद्धा था उनकी एनलाइटमेंट सारनाथ में हुई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेट किस चीज़ से कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहे हैं गौतम बुद्ध से, सिद्धार्था, ठीक है। तो बर्थ कुशीनगर, एनलाइटमेंट सारनाथ, फर्स्ट सेरेमन बोध गया। अब इस क्वेश्चन से आपके 3 एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, किसके, बुद्धिज़्म पार्ट के। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बर्थ कुशीनगर में, एनलाइटमेंट सारनाथ में, फर्स्ट सेरेमन बोध गया में, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट हैं, सिर्फ सेकंड जो है वो ठीक है, थर्ड ठीक है, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, उनकी एनलाइटमेंट जो थी वो बोध गया में हुई थी, और जो फर्स्ट सेरेमन था वो सारनाथ में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं। बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, एनलाइटमेंट बोध गया, एंड फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में हुई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 7th, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। अब जो जैन फिलोसफी थी ये बहुत ही एक्सट्रीम सेल्वेशन की तरफ बहुत एक्सट्रीम मेथड से जाना चाहते थे, और इनकी जो प्रीचिंग्स थी वो भी वैसी ही थी। तो ये जो फिलॉसफी है कहते हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, जो इन्होंने अपने उसमें एक्सप्लेन किया है, जो इन्होंने प्रीच किया, तो उसमें यही है कि जो जैन फिलॉसफी है वो कहते हैं कि एक पूरा ही अर्थ का एक ही यूनिवर्सल लॉ है। अब ये बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा इमेज जो है, कभी कभी वो हैंड जेस्चर जो होता है वो अर्थ के होता है, भूमि स्पर्धा मुद्रा होती है, भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। तो भूमि से ही है कि अर्थ, स्पर्श मीन्स छूना, टच, यानी कि भूमि को टच क्यों कर रहे हैं, आपको लॉजिक लगना चाहिए एमसीक्यू से ही, यहाँ से ही आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहाँ से होना चाहिए कि भूमि मीन्स अर्थ एंड स्पर्श मीन्स टच। तो भूमि स्पर्धा मुद्रा इट सिंबलाइजेस। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब यहाँ से हमें हिंट मिल गया है कि अर्थ को टच करना है, तो कुछ थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। Buddha's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing this meditation. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. Buddha reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth. और both the statements A, B are correct. अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसकी प्योरिटी है कि ह्यूमन जो है वो कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं, कितना मतलब अर्थ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, बट हम कितना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्थ को, हम तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट स्टिल अर्थ इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑल द रिसोर्सेज जो हमने यूज़ करने हैं। तो अर्थ की जो प्योरिटी है, ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगाना है भूमि को स्पर्श, ठीक है, कि अर्थ को टच जो करने की मुद्रा है, कि अर्थ के साथ कनेक्शन, ठीक है, कि हम इतना एक्सप्लॉइट करते हैं अर्थ को, बट स्टिल अर्थ इज़ प्रोवाइडिंग अस ऑल द रिसोर्सेज। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि जो जैन डॉक्ट्राइन है
उसमें क्या है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनिस, देन एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल, और कर्मा इज द बोन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। अब यहाँ पे क्या है कि जैन हमें पता है कि ये सेल्वेशन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेथड्स के थ्रू जाना चाहते थे, तो यहाँ पे ये कहते थे एग्रीकल्चर भी मत करो, प्लोइंग मत करो कि अर्थ को डिग करोगे, ठीक है, तो वो पेनफुल है, या प्लांट्स वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेथड्स के थ्रू सेल्वेशन को अटेन करते थे। तो अगर हमें ये पता हो तो हमें लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में हमारा एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। तो ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा MCQs करने हैं, बट कुछ MCQs में आपके लॉजिक भी काम आते हैं कि जहाँ पे आपके क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको 50-50 भी किसी ऑप्शन में आपके चांसेस लगते हैं कि नहीं इन 4 में से मुझे 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, तो आंसर मार्क कराना है, क्योंकि उसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सही हो जाता है। उसके बाद निर्वाणा जो है बुद्धिज़्म में, वो क्या था? एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर, द कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ, स्टेट ऑफ ब्लिस, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये था एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। निर्वाणा हो गया कि एक सेल्वेशन की तरफ जब मतलब जैसे ये बुद्धिज़्म के जो था इसमें प्रीच था कि जो कैंडल्स होती हैं 2, तो जो सोल है ये सोल के उसमें बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे कि निर्वाणा जो है सोल एक ही होती है, वो बस ट्रांसफ़र करती है एक से दूसरे में। बट जैनिज़्म जो था उसमें वो सोल में बिलीव करते थे कि सोल भी ख़त्म होती है, बट ऐसा नहीं है। बुद्धिज़्म में ये प्रीच किया गया है कि जो सोल होती है वो सिर्फ बॉडी ट्रांसफ़र करती है, बट एक ही सोल होती है, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर, सिर्फ हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो कर्मा होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म होते हैं, बट जो हमारा सोल है वो सेम रहता है। सिर्फ हम एक जो सोल है बॉडी में एंटर करके अपने कर्मास को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, जो अपनी डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफ़िल करती है। बाकी सोल वही रहती है, सिर्फ वो अलग अलग बॉडीज़ में एंटर करती है। जस्ट लाइक कैंडल की एक कैंडल जल रही है तो वो दूसरी कैंडल पे हम लगाएंगे तो उसकी जो फायर है वो ट्रांसफ़र हो रही है उसमें, ठीक है, बट है तो वही। तो वो सिर्फ कैंडल एक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, बट सोर्स एक ही है। उसके बाद आज ये मैंने 10 MCQs आपके एंशंट हिस्ट्री के कवर अप करवा दिए हैं। होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल देना, ठीक है। तो फिर आज इतना ही हम पढ़ेंगे। कल मैं आपको मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। उसमें मैंने आपको बताया ही है कि मैंने सूफ़ी मूवमेंट जो है, सूफिज़म हो गया, खिलजी डायनेस्टी हो गई, देन भक्ति मूवमेंट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो मैं मिडीवियल में उतना ही पढ़ाऊँगी और उसी को कंसाइज वे में रिप्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लेके आऊँगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टडी हार्ड।